नमस्कार आप सभी का। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। द स्टूडेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम भारत में विकेंद्रीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले विकेंद्रीकरण होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। भारत में विकेंद्रीकरण की व्यवस्था, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता का बंटवारा, सत्ता को अलग अलग भागों में केंद्रित करना, अलग अलग भागों में बांट देना, मतलब अलग अलग केंद्र बन जाते हैं सत्ता के। तो ये होता क्या है, भारत के संदर्भ में इसका क्या मतलब है, भारत में इसका इतिहास क्या है, क्यों भारत में विकेंद्रीकरण किया गया और किस तरह से आज भारत में विकेंद्रीकरण की जो व्यवस्था है वो चलती है, और ये विकेंद्रीकरण की व्यवस्था भारत की जो संघीय व्यवस्था है उससे किस प्रकार से कनेक्टेड है, किस तरह से संबंधित है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे कि ये विकेंद्रीकरण की जो व्यवस्था है वो कितनी सफल है, लोकतंत्र में कितनी भागीदारी दे पा रही है और कौन कौन सी खामियां आज भी हमारे भारत की विकेंद्रीकरण में है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए भारत में विकेंद्रीकरण है क्या। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि भारत एक संघीय व्यवस्था है। ये हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा, पूरे अध्याय में हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि भारत एक संघीय व्यवस्था है जिसमें अलग अलग स्तरों पर सरकारों का बंटवारा किया गया है। तो भारत में 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार है जिसमें राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें इत्यादि सारी आती हैं। तो भारत जैसे बड़े राष्ट्र को सुव्यवस्थित ढंग से सरकार चलाने के लिए राज्य सरकार के पश्चात एक और सरकार की आवश्यकता है। इसका क्या मतलब है? देखिए हमारा जो देश है वो पूरे विश्व में जनसंख्या के हिसाब से भी देखें और आकार में भी काफ़ी बड़ा है, और जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के अनुसार तो बड़ा है ही। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो रशिया की जनसंख्या से भी ज़्यादा होती है। हमारा जो महाराष्ट्र राज्य है वो जर्मनी जो देश है उससे भी बड़ा देश है। तो इस तरह से काफ़ी सारी विविधताएं हैं, और उन राज्यों के बीच में भी इतनी विविधताओं के चलते एक देश को एकता में बनाए रखना, उसकी व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से चलाना और इसके साथ में उस देश में लोकतंत्र को कायम रखना एक बहुत ही बड़ी चुनौती होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि ऐसे छोटे छोटे, दुनिया में इतने सारे बड़े बड़े देश हैं, उन बड़े बड़े देशों के आकार के हमारे तो सिर्फ राज्य हैं। तो उन राज्यों को चलाना, उन राज्यों को एक साथ बनाए रखना, एकजुट बनाए रखना, उन लोगों की एकता को बनाए रखना हमारे लिए एक चुनौती होती है। तो इसी वजह से हमारे देश में सरकार को अलग अलग केंद्रों में विभाजित करने की आवश्यकता होती है। सरकार के अलग अलग केंद्र होंगे और अलग अलग स्तरों पर सरकारों को बांटा जाना चाहिए, जिससे कि एक व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से चल सके। क्योंकि इतने सारे लोग हो जाते हैं, देखिए क्योंकि ज़्यादा लोग हो जाने से क्या होता है कि सरकार की पहुँच कम हो जाती है। जैसे कि दिल्ली में बैठी सरकार किसी दक्षिण के राज्य में बैठे किसी गाँव में एक व्यक्ति की समस्या को हल नहीं कर सकती, इतनी आसानी से उन तक शिकायत ही नहीं पहुंचेगी तो हल तो बहुत दूर की बात होती है। तो इस वजह से होता क्या है कि दिल्ली में एक सरकार, राज्य में एक सरकार और इसके बाद में इसके निचले लेवल की भी एक सरकार होगी, ताकि वो आम आदमी अपनी आवाज़ को वहां तक पहुंचा सके। तो इसी वजह से हमारे देश में विकेंद्रीकरण की आवश्यकता होती है। तो विकेंद्रीकरण होता क्या है? जब केंद्र और राज्य से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसे सत्ता का, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखिए जब हमने पढ़ा था कि हमारे देश में केंद्र सरकार होती है और एक राज्य सरकार होती है, लेकिन क्या राज्य सरकार के बाद भी कोई सरकार होती है? क्या व्यक्ति को अपनी शिकायत, क्या व्यक्ति को अपनी किसी तरह की समस्या को बताने के लिए क्या सीधे राज्य सरकार के पास जाना है? तो इसी समस्याओं को हल करने के लिए, इसी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए हमने क्या किया, एक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था बनाई। विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है बेसिकली कि राज्य सरकार के बाद में एक स्तर की सरकार और आएगी जो स्थानीय लेवल पर चलेगी। जैसे कि आप किसी गांव में रह रहे हैं, आप किसी सिटी में रह रहे हैं, तो सिटी, शहर, गांव, कस्बा, आप जहां भी रह रहे हैं वहां पर आप ही के इलाके में आप ही के लोगों द्वारा एक सरकार बनाई जाएगी। उसी सरकार में एक अध्यक्ष होगा, एक अलग अलग सदस्य होंगे और वो अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। अगर वो समस्याएं बड़ी हैं तो उसका प्रतिनिधित्व करके हमारे जो आगे के प्रतिनिधित्व है उनके पास समस्या ले जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, एक लोकतंत्र कायम रहता है, लोगों की शिकायतें आगे तक पहुँचती हैं, सरकार तक पहुँच पाती हैं और एक लोकतंत्र सुचारू रूप से चलता है। लोग सरकार से कनेक्टेड फील करते हैं, महसूस करते हैं और जागरूकता बनी रहती है। इसलिए विकेंद्रीकरण आवश्यक है। विकेंद्रीकरण का मतलब भी यही होता है कि एक स्थानीय स्तर की सरकार होती है, केंद्र और राज्य स्तर के बाद में तीसरे स्तर की सरकार। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच। हमने विकेंद्रीकरण के बारे में क्यों सोचा, विकेंद्रीकरण की बात क्यों हमारे जहन में आई, क्यों हमारी सोच में आई, इसके पीछे क्या रीज़न थे उसके बारे में पढ़ते हैं। अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। पहली बात क्या होती है, देखिए जब एक व्यक्ति गांव में रहता है, जब
गांव में रहता है तो हो सकता है, अभी तो आजकल सभी साक्षर होते हैं, सभी लिटरेट होते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हो पाते थे। तो इस तरह से क्या होता था कि वो सरकार की बातें इतनी अच्छे ढंग से नहीं समझ पाते थे। लेकिन जब उसी के गाँव के लोगों की सरकार बनती है, जब उसी के गांव के लोग एक सरकार बनाकर बैठते हैं, वहीं पर एक अध्यक्ष चुना जाता है, तो उसकी समस्याओं का निपटारा उस स्थान पर ही अच्छे ढंग से हो पाएगा, क्योंकि वहाँ के लोग उसकी भाषा समझते हैं, वहाँ के लोगों की सोच एक जैसी होती है। तो अपने अपने स्तर पर ही वो अपनी कुछ बहुत सारी समस्याओं का निपटारा कर देंगे। अगर कुछ बड़ी समस्या है तो उसको आगे स्तर पर जाना पड़ सकता है। अगली चीज़, लोगों को अपने इलाकों की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी एरिया पे पानी की व्यवस्था नहीं होती है, किसी एरिया में बारिश कम होती है, ठीक है, वहाँ पे बारिश कम है, तो वहाँ के लोगों को पता होगा कि पानी की कमी क्या होती है, पानी की कमी किस तरह से लोग पानी की कमी से जूझते हैं, वो उसका एक्सपीरियंस वहाँ के लोगों को ही होगा। तो इसलिए अगर पानी से जुड़ी कोई समस्या है तो वहाँ के लोग अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उस समस्या को अच्छी तरह से हल कर पाते हैं। लोगों को इस बात की भी अच्छी समझ होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग कैसे किया जाए। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि किसी गांव में लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को पानी की समस्या कोई लेते हैं, वहाँ के लोगों को पानी की समस्या है। अब किसी तरह से गांव के पास जो कस्बा है, जो भी एरिया है, क्षेत्र है, वहाँ के लोगों के पास कुछ फंड है, पैसे हैं, तो उन्हें पता होगा कि हमारे पैसों को कहाँ खर्च करना है। अब मान लीजिए राज्य सरकार ने पैसा खर्च करने के लिए बजट बनाया, तो राज्य सरकार ने कह दिया पुल बना लो, लेकिन गांव के लोगों को पता है कि हमें एक तालाब बनाने की ज़रूरत है, हमें या फिर कुएं खुदवाने की ज़रूरत है, जिससे पानी की समस्या दूर हो जाए। तो गांव के लोगों को ये पता होता है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग कैसे किया जाए। तो इसलिए गाँव के लोगों में, गाँव के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर ही सरकार होनी चाहिए जो अपने स्तर पर उनकी आवश्यकताओं को, अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर पाए और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाए। स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में सीधे भागीदार बनना भी संभव हो पाता है। अब जैसे कि गांव की सरकार बनी है, गांव के लोग ही फैसले ले रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि लोग कनेक्टेड फील होते हैं, लोग कनेक्टेड फील करते हैं। जो नहीं पढ़ पाते वो भी अपनी भाषा में अपनी बात रख पाते हैं, और कोई भी अगर फैसला होता है, कोई भी विवाद होता है गाँव के स्तर पर, तो वहाँ पर सभी लोग अपनी उपस्थिति देकर उस विवाद को देख पाते हैं और सभी चीज़ों को समझ पाते हैं। इससे लोकतंत्र की भागीदारी की आदत बनती है, और इसमें क्या होगा कि सारे लोग एकजुट होकर फैसले को देखेंगे, सारे विवाद को समझेंगे, तो लोकतंत्र की भागीदारी बनती है। लोकतंत्र की भागीदारी का मतलब, लोकतांत्रिक भागीदारी में लोग अपनी आवाज़ उठा पाएंगे, समस्या होगी तो लोग कह पाएंगे, क्योंकि वहीं के लोग हैं, अपने ही गांव के लोग हैं। अगर अपने ही घर के लोग हैं तो उन्हें कहने में किसी तरह की हिचकिचाहट या समस्या भी नहीं होगी अपनी बात को रखने में, अपना कम्युनिकेशन करने में। तो ये बेसिक चीज़ थी जिसके कारण ये सोच आई, जिसके कारण ये विचार आया कि हमें भी सरकार का विकेंद्रीकरण करना चाहिए, और उस विकेंद्रीकरण के चलते हमें स्थानीय स्तर पर ऐसी सरकारें बनाई जानी चाहिए, छोटी छोटी बनानी चाहिए, जिससे लोग अपने ही स्तर पर लोगों के साथ कनेक्टेड फील हो, उनको भी ये लगे कि हम भी एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहाँ पर हमारी समस्याओं को सुना जाता है, हमारी समस्याओं को हल किया जाता है, और हमारी आवाज़ को भी सुना जाता है, हमें भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है, हमारे यहाँ गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई है। अब आप पूछेंगे कि आगे जो 1992 का एक्ट आने वाला है, क्या वहीं से शुरुआत हुई, क्या वहीं से कोशिशें चालू हुई? तो इसका जवाब है नहीं। पहले भी कोशिशें की गई थी, पहले भी ऐसा सोचा गया था कि हम सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हैं, हम सत्ता का बंटवारा करते हैं अलग अलग स्तरों पर, तो ऐसा पहले भी किया जा चुका था। लेकिन क्या ये प्रश्न उठता है कि क्या ये व्यवस्था पहले सफल हो पाई थी? तो इसका जवाब है नहीं, ये जो व्यवस्था थी वो सफल नहीं हो पाई थी। तो ऐसा क्यों हुआ था, ये प्रश्न हमारे ऊपर उठता है। तो व्यवस्था में कहाँ कमी थी, इसको हम देखते हैं। सभी राज्यों में गांवों के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई। स्थापना तो कर दी गई कि हाँ ग्राम पंचायतें होंगी, नगर पालिका बनाई जाएंगी, सब हो गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आई कि परंतु इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया। देखिए, अगर आप स्थानीय स्तर पर चुनाव करवा रहे हैं, शहरी स्तर पर चुनाव करवा रहे हैं, तो बेसिकली आपको उनको अपने अधिकार देने होंगे चुनाव लड़ने के, चुनाव कंडक्ट करवाने के, लोगों को प्रत्याशी खड़ा करने के, प्रचार वगैरह सब करवाने के, एक लोकतंत्र होगा उनका। तो लेकिन तब क्या किया गया कि उनको राज्य सरकारों के नियंत्रण में रखा गया। तो जब वो स्थानीय स्तर की सरकारें राज्य के नियंत्रण में हैं, तो फिर लोकतंत्र किस बात का हुआ? उन्हें तो राज्य के नियंत्रण में रहना है, मतलब कि उन्हें राज्य सरकार की ही बातें सुननी है। तो जब उन्हें राज्य सरकार की ही बातें सुननी है, उन्हीं के इशारों पर चलना है, तो यहाँ पर विकेंद्रीकरण का मतलब क्या रह जाता है? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी गाँव के व्यक्ति को किसी तरह की समस्या है, गाँव के स्तर पर उसे सुलझाना है, लेकिन
ये जो सरकार है अब राज्य सरकार के नियंत्रण में है, तो पहले हमें राज्य सरकार से जाकर अप्रूवल लेना होगा या किसी चीज़ के बारे में बताना होगा। तो ये प्रोसेस होने में ज़्यादा समय लग सकता है। हो सकता है उसके विचार को अनदेखा किया जाए, उसकी समस्या को अनदेखा कर दिया जाए। तो उस केस में क्या होगा, गांव के लोगों का भी भरोसा उठ जाएगा सरकार से और सरकार भी अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाती है। तो ये पहली प्रॉब्लम बनी, वो उस टाइम पर कि सफल नहीं हो पाई हमारी ये व्यवस्था। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। अब हमने यहाँ पर सरकारें नियुक्त करवा दी, हमने बोल दिया कि हम विकेंद्रीकरण कर दिया, हमने विस्थापनाएं कर दी, ग्राम पंचायतों की, नगर पालिकाओं की स्थापना हमने कर दी, लेकिन क्या हमने इसके रेगुलर चुनाव करवाए, क्या हमने इसके रेगुलर इलेक्शन कंडक्ट करवाए? तो नहीं, रेगुलर बेसिस पर कंडक्ट नहीं करवाए जाते थे। अगर हमने सरकार की घोषणा की है, लोकतंत्र की घोषणा की है, तो हमें नियमित ढंग से हर 5-5 साल में जितने भी समयांतराल होता है वहाँ पर हमें चुनाव करवाने होंगे, नहीं तो लोकतंत्र नहीं रहेगा और व्यवस्था का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। इनके पास न तो कोई अपना अधिकार था, न ही संसाधन। अब ये क्यों नहीं था? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा, राज्य सरकार के नियंत्रण में थी, तो कोई अधिकारी नहीं है और कोई संसाधन भी नहीं है कि अपना ये विकास खुद ने अपने स्तर पर कर पाए। जब हमने इन्हें सरकार का दर्जा दिया है, जब हमने इन्हें एक सरकार बनाने का अधिकार दिया है, तो इनके पास अपने अधिकार, अपने निर्णय लेने की चीज़ें और अपना विकास करने के लिए संसाधन भी इनके पास होने चाहिए। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का था। चुनाव नहीं करवाए जाते थे, राज्य सरकारों के नियंत्रण में था, अपने अपने अधिकार नहीं थे और ना ही अपने रिसोर्सेज थे इनके पास ताकि ये अपना विकास कर पाए। तो इस तरह से ये सब चीज़ें नहीं थी, तो सीधी सी बात है, आप किसी क्षेत्र का, आप किसी उस क्षेत्र के लोगों का विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए विकेंद्रीकरण कागजी था, विकेंद्रीकरण व्यवस्था लाई गई थी, लेकिन विकेंद्रीकरण को अप्लाई नहीं किया गया था। अब हम बात करते हैं कि 1992 में ऐसा क्या क्या हुआ कि अब विकेंद्रीकरण की व्यवस्था उसके बाद से सही रूप से ज़मीन पर आने लग गई, लोगों के बीच में उसका प्रभाव दिखने लग गया। इसको देखते हैं। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में कदम 1992 में उठाया गया। क्या किया गया 1992 में? 1992 में संवैधानिक संशोधन लाया गया। कौन सा? 73वां और 74वां, 74th एंड 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन हुआ। और ये क्यों किया गया, इसका रीज़न बताते हैं। देखिए, अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से करना संवैधानिक बाध्यता थी। अब ये तो हम पढ़ेंगे कि संवैधानिक संशोधन किया गया और इसमें क्या क्या हुआ, ये तो हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं ऐसा क्यों किया गया। हमने रीज़न पढ़ लिए पहले ही कि विकेंद्रीकरण की व्यवस्था लाई तो गई थी, लेकिन वो व्यवस्था सफल हुई नहीं। रीजंस थे, अधिकार नहीं थे, चुनाव नहीं करवाए जाते थे, तो इस सारे बहुत सारे रीज़न थे। तो उसके चलते सरकार को महसूस हुआ कि अब हमें कुछ ऐसे अधिकार दिए जाने चाहिए, अब हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिससे विकेंद्रीकरण का महत्व उठे, जिससे लोगों को भी ये लगे कि अब जब सरकार बनाई है तो सरकार को एक अधिकार सरकार के जैसा बनाना भी चाहिए। तो इसी के चलते एक संवैधानिक संशोधन लाए, जिसमें जो नियम कानून थे विकेंद्रीकरण को लेकर, स्थानीय सरकारों को लेकर, वो बदल दिए गए। वो क्या कानून थे? तो पहला है कि अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से करना संवैधानिक बाध्यता थी। पहला ऐसा था कि आप चुनाव करवाओ या नहीं करवाओ, आपकी इच्छा है, राज्य सरकार के नियंत्रण में था, तो राज्य सरकार चाहती तो चुनाव करवाती, अदरवाइज वो रहने भी दे सकती थी। लेकिन जब संवैधानिक संशोधन हुआ तो उसमें ये ऐड किया कि अब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बोलता है ना, ऑब्लिगेशन है कि आपको ये करना ही करना है, आपको चुनाव करवाने ही है। अब संविधान में लिखा हुआ है जैसे राज्य और केंद्र सरकार के चुनाव करवाए जाते हैं, वैसे आपको इन स्थानीय सरकारों की भी चुनाव आपको करवाने हैं। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। हुआ क्या कि जो निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य, जैसे कि मान लीजिए नगर पालिका, शहर के स्तर पर, गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत है, तो उनके लिए क्या किया गया कि जो अधिकारी या जो भी बोल सकते हैं हम, जो भी सदस्य निर्वाचित होंगे उनमें आरक्षण दिया गया। आरक्षण किनका दिया गया? अनुसूचित जातियों, एससी वर्ग का, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियां जितनी भी थी उनके लिए आरक्षण दिया गया। क्यों दिया गया? कि आरक्षण के चलते क्या होगा कि जो वर्ग पिछड़े हैं, जिन क्षेत्रों में हमें लगता है कि पिछड़े वर्गों के लोग अधिक संख्या में है लेकिन उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, तो जब उनके लिए आरक्षण दिया जाएगा तो उनकी आवाज़ भी आगे तक पहुंच पाएगी, उनकी भी समस्याएं सुनी जाएंगी। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अभी महिलाओं के लिए आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो समय कुछ ऐसा था, आज भी ऐसा ही है,
थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र में नहीं हो पा रही थी। महिलाओं का जो साक्षरता स्तर था वो कम था। तो क्योंकि समाज में महिला और पुरुष दोनों की भागीदारी समान रूप से होनी चाहिए, लेकिन महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं दिख पा रही थी, महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा था। तो इसी वजह से क्या किया गया कि अगर 100 सीटें हैं, अगर मान लीजिए 90 सीटें हैं, तो उसमें से 30 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई, ताकि महिलाएं भी आगे बढ़ सके, लोकतंत्र में हिस्सा ले सके, अपनी भागीदारी ले सके और अपनी आवाज़ को सामने रख सके, ताकि नारी सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिले। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव करने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर एक बड़ा प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें भी आपको लिखना है, और अदरवाइज छोटे बड़े प्रश्नों में भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो सेंट्रल लेवल के जो चुनाव होते हैं, स्टेट लेवल के जो इलेक्शंस होते हैं, उसमें जो हमारा निर्वाचन आयोग है वो चुनाव करवाता है। लेकिन जो इस स्तर के चुनाव है, जो नगर पालिका और पंचायती राज के जो चुनाव है, उनका चुनाव जो होता है वो राज्य चुनाव आयोग नामक एक संस्था है, जो स्वतंत्र होती है, जो किसी भी सरकार के अंडर में नहीं आती है। अगर उन्हें किसी सरकार के अंडर रखा जाता है तो लोकतंत्र फिर खतरे में हो जाता है, क्योंकि उन्हें उस सरकार की बात माननी पड़ेगी। तो ये एक स्वतंत्र संस्था है जो अपने स्तर पर अपनी मर्जी से और अपने नियम कानूनों के हिसाब से चुनाव करवाती है। कहाँ पर पंचायती व्यवस्था के चुनाव करवाती है, और नगर पालिकाओं, शहरी जो स्थानीय क्षेत्र हैं, जो शासन व्यवस्था है, उनके सभी चुनाव करवाती है। तो उसका गठन किया गया। ये क्यों किया गया? देखिए, पहले जो संस्थाएं थी, पहले जो ये शासन व्यवस्था थी, वो राज्य सरकार के अंडर थी। राज्य सरकार के अंडर होने के कारण चुनाव भी सही से नहीं हो पा रहे थे, और उन्हें कहीं ना कहीं उनके अधिकार क्षेत्र में रहना पड़ रहा था। तो राज्य चुनाव आयोग नामक एक स्वतंत्र संस्था गठन करने के बाद ये सुनिश्चित किया गया कि जो चुनाव होंगे वो रेगुलर बेसिस पर होंगे। दूसरा, किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं होंगे। तीसरा, किसी के इन्फ्लुएंस, किसी के प्रभाव में नहीं होंगे, वो अपने स्तर पर करवा पाएंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक लोकतंत्र का परिचायक होगा यहाँ पर, कि हमारे जो स्थानीय स्तर के चुनाव है वो भी किसी के अंडर में नहीं होते हैं, वो भी स्वतंत्र रूप से करवाए जाते हैं। तो ये एक लोकतंत्र की पहचान होगी। तो इसलिए राज्य चुनाव आयोग बनवाया गया। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता की भागीदारी की प्रकृति हर राज्यों में अलग अलग है। अब पैसों की बात आती है। हमने पिछले पेज में अभी पढ़ा कि एक प्रॉब्लम ये भी थी कि राज्य जो स्थानीय शासन व्यवस्थाएं थी, उनके पास न तो अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन दूसरा था संसाधन नहीं थे। अगर गाँव के स्तर पर सरकार बनाई जाती है, उन लोगों को ये महसूस होता है कि हमें गाँव में किसी प्रकार का विकास करना है, कोई डेवलपमेंट का काम करना है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है, तो वो विकास नहीं कर पाएंगे किसी भी स्तर से। और अगर उन्हें राज्य सरकारों से पैसा लेने की ज़रूरत पड़ती है, वो जाना पड़ता है उन्हें राज्य सरकारों के पास, तो हो सकता है वो राज्य सरकार किसी दबाव में उनके साथ कुछ काम करवाए, या उन्हें दबाव में रहकर अपना काम करना पड़ जाए। तो इस स्थिति में जो संविधान संशोधन हुआ, उसमें ये भी बात लिखी गई कि राज्य सरकारों को ये बाध्यता दी गई कि आपको अपना जो टैक्स आ रहा है, अपना जो राजस्व आपको मिल रहा है, आपका जो भी टैक्स वगैरह, वो उसमें से कुछ हिस्सा आपको उन लोगों को देना पड़ेगा, ताकि स्वतंत्र रूप से अपना विकास कर पाए, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सके। साथ ही अपने कुछ अधिकार थे वो भी दिए गए। इसका मतलब, अधिकार का मतलब क्या हुआ कि सभी डिसीजंस अब स्टेट लेवल्स को पूछकर नहीं करने हैं। आप अपने स्तर पर कुछ अगर निर्णय लेना चाहते हैं तो वो भी आप अपने स्तर पर ले सकते हैं, ऐसे उनको अधिकार दिए गए। तो इस तरह से ये अधिकार देने के बाद क्या हुआ कि अब ये लगा कि हाँ, हमने एक स्थानीय स्तर की सरकार शासन व्यवस्था बनाई है, जिसमें लोगों को अधिकार है, जिसमें लोगों को लोकतंत्र की भावना का एहसास होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि सत्ता की भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग है। तो वो प्रकृति कैसी है? अमूमन राज्यों में सत्ता की जो साझेदारी है स्थानीय स्तर पर वो कैसे चलती है, पंचायती राज व्यवस्था, जो शहरी शासन व्यवस्था है और जो ग्रामीण शासन व्यवस्था है वो कैसी है, इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो में, यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।